आज का यह वीडियो लेक्चर उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो जीव विज्ञान विषय से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इस लेक्चर में परीक्षा से संबंधित कुछ खास बातों, कुछ सावधानियों पर चर्चा करेंगे और पिछले वर्ष के पेपर के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करेंगे प्रश्नों के सटीक उत्तर कैसे लिखें कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। परीक्षा का कुल समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है या 195 मिनट का। इतना समय प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त होता है। परीक्षा में सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आप पहले से निर्धारित कर लें कि कौन सा प्रश्न कितने समय में हम पूरा कर लेंगे। प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी न करें। प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ें, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में हमें लिखना क्या है। प्रश्नों को हल करते समय घबराएं नहीं, टेंशन न लें। टेंशन लगे तो लंबी गहरी सांस लेकर आप रिलैक्स हो जाएं। जहाँ तक संभव हो प्रश्नों के उत्तर को क्रम से ही लिखें। प्रश्नों को लिखते समय उसका क्रमांक जरूर डाल दें। जीव विज्ञान के पेपर में डायग्राम का बहुत महत्व होता है। डायग्राम को बनाते समय आप यह ध्यान रखें कि डायग्राम पूरी तरह से साफ सुथरा हो और उसकी लेवलिंग अच्छी तरह से हो, यानी उसके प्रत्येक भाग का नामांकन अच्छी तरह से हो। डायग्राम को कलर्ड पेन से बनाएं तो और आकर्षक होगा और अच्छा अंक प्राप्त होगा। जहाँ तक आवश्यक हो वहाँ डायग्राम ज़रूर बनाएं। जिस प्रश्न में डायग्राम नहीं पूछा जा रहा है, अगर आपको लगे कि इसमें डायग्राम बना दें तो अच्छा रहेगा, तो आप उसमें डायग्राम बना सकते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए आप डायग्राम का सहारा लेकर के अच्छी तरह से उसके उत्तर को लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ध्यान दें कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कई खंडों में टुकड़ों में पूछे जाते हैं, तो आप प्रत्येक खंड को अच्छे से पढ़ें और जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी खंड का, सभी पार्ट का उत्तर ज़रूर दें, जिससे आपको पर्याप्त अंक मिल सके, जितना आप चाहते हैं उतना प्राप्त कर सकें। उत्तर अगर लंबा हो तो उसे लिखने के लिए आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में तीर के माध्यम से तीर लगा करके आप कुछ खास बातों को क्रम से दिखा सकते हैं। तो चलिए पिछले वर्ष के पेपर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान विषय में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रकार का होता है। बहुविकल्पी प्रकार के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक 1-1 अंक का होता है। और उसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि जल परागित पादप का नाम लिखिए, यानी ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसमें जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। इसका उत्तर हो जाता है हाइड्रिला। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क खंड और पहला विकल्प सही हुआ। अब विकल्प का नाम लिख दीजिए हाइड्रिला। अब पूरा क्वेश्चन लिख करके सही पर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही उत्तर आप लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय के साथ साथ थैलमस से भी बनते हैं, जबकि वास्तविक फल या सत्य फल वे होते हैं जो केवल अंडाशय से बनते हैं। तो कूट फल का एग्जाम्पल है सेब। इसके साथ साथ कूट फल में अन्य उदाहरण है काजू और स्ट्रॉबेरी। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष यानी इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भ्रूण पोष जो हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी 3x टाइप के क्रोमोसोम इसमें पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 112 लघु बीजाणुओं यानी माइक्रोस्पोर्स के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने अर्धसूत्री विभाजन यानी मियाटिक डिवीजन होंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है x/4।
एक्स इज़ नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी 112/4। इसको जब हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 28, यानी दूसरा विकल्प सही है। जी, इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल में देखा जाए तो पूछा जाता है कभी कभी कि 400 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो उसको हल करने के लिए 400/4 आंसर हो जाएगा 100। और कुछ इसी प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु न दे करके बीज पूछा जाए कि इतने बीज बनाने में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 200 बीज के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला रहेगा x + x/4, यानी 200 कहा जा रहा है तो 200 + 200/4। अब इसको जब हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200 + 50, यानी 250। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर इसी फार्मूले से आप देंगे। अगला क्वेश्चन है निश्चित उत्तरी प्रश्न। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरे में, और प्रत्येक 1-1 अंक का होगा। इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कीटों द्वारा परागित होने वाले पौधे का नाम बताएं, यानी ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसमें कीट परागण होता है, यानी इंटोमोफिलस दर्शाते हैं। कीट परागित पौधे को इंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। इंटोमोफिली दर्शाने वाले एग्जाम्पल हैं साल्विया, इसका उदाहरण लिख देंगे। साल्विया है, गुलाब है, यक्का है, गूलर है, आर्किड हैं, ये सब पौधे हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, और इसे बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 2 टाइप के होते हैं। 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां जोड़ा एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो परजीवियों द्वारा कई सारे रोग होते हैं, जैसे मलेरिया रोग है, ये प्लाज्मोडियम से होता है। फाइलेरिया है, वुचरेरिया वैंकोस्टाइफ से होता है। अमीबी पेचिस है, पायरिया है, निद्रा रोग इसी प्रकार से हैं। तो 2 रोग का उदाहरण लिखना है, तो 2 में लिख लें मलेरिया, फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो 2 उद्देश्य में आप पहला लिख देंगे कि जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन प्रदान करना, यानी टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रकार का है। तीसरा क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 2-2 अंक के हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पर प्रत्येक की परिभाषा लिखनी है, यानी भक्षी प्रीडेटर क्या होते हैं। तो वे जीव जो अपने जीवित शिकार पर पोषित होते हैं, इस प्रकार की परजीविता को परभक्षण कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब प्रीडेटर हैं। अब भक्ष्य क्या है। भक्ष्य जो भक्षी द्वारा शिकार किए जाते हैं, यानी जैसे हिरन है, गाय है, इन सब का शिकार शेर करते हैं, तो शेर भक्षी हो गया और गाय हिरन हो गए भक्ष्य हो गया। शाकाहारी क्या हैं, ऐसे जीव होते हैं जो
पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, वे शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहभोजिता, सहभोजिता को इंग्लिश में कहेंगे कमेंसलिज्म, से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो सहभोजिता जो है एक प्रकार का संबंध है। इसमें लिखेंगे कि दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है न तो हानि होती है। इसका एग्जाम्पल है आर्किड। आर्किड। अगला क्वेश्चन है अनुकूलन किसे कहते हैं। स्पष्ट कीजिए कि लवणोद्भिद पौधे यानी हैलोफाइट्स पौधे अपने वातावरण के प्रति कैसे अनुकूलित होते हैं, इसको बताना है। तो अनुकूलन एडेप्टेशन के बारे में बताना है, परिभाषा इसकी देनी है। तो इसको लिखेंगे कि जीवों की बाहरी, भीतरी या व्यवहार की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने आवास में रहकर अपना विकास व जनन कर सकता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी एडेप्टेशन ऐसा फीचर होता है जिससे कोई जीव अपने वातावरण में रहने के प्रति अनुकूल होता है, रहने में सक्षम होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक हैलोफाइट प्लांट है, वो अपने वातावरण के प्रति कैसे अनुकूल है। तो उसमें देखा जाए तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो अत्यधिक साल्टी वाले प्लेस में उगते हैं। तो उनमें एरिएशन के लिए न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। उनके जड़ में कुछ जो है छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। और ख़ास बात है कि उनमें विविपैरी या पितृष्ठ अंकुरण पाया जाता है। और नीचे ज़मीन बहुत अधिक लवणीय होती है, खारी होती है, जिससे उनमें अंकुरण नहीं होगा, तो इसलिए उसके मात्र पौधे में ही बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण को विविपैरी कहलाते हैं, विविपैरी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा सोनेरसिया। अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसे आप मानव जनन वाले चैप्टर से बना करके अभ्यास कर लें। मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। इसमें आप लिखेंगे कि जब दो विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में जो लक्षण प्रभावी होता है वो दिखाई देता है और जो लक्षण अप्रभावी होता है वह छिप जाता है। यही प्रभाविता का नियम है। उदाहरण में दे देंगे कि लंबा मटर का पौधा और बौने मटर के पौधे में जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लंबा यानी प्रभावी है वह दिखाई देता है और बौना वाला छिप जाता है। ये एक एग्जाम्पल आप दे देंगे। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लघुत्तरी प्रकार का होता है। चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन लघुत्तरी प्रकार के होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में 4-4 खंड होते हैं। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन हो गए और ये 3-3 अंक के होते हैं। तो इस हिसाब से ये 36 अंक के लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चौथा का जो पहला क्वेश्चन है वो सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसको हल करने के लिए आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दीजिए, इसके साथ साथ हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है चौथे का, उत्परिवर्तन और आरएनए पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। उत्परिवर्तन को जेनेटिक्स वाले चैप्टर से और आरएनए को मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले से। अगला क्वेश्चन है कि बीज और फल के विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो पहले बताना एक बीज क्या है। तो बीज जो है परिपक्व बीजांड होते हैं। इनमें डार्मेंसी होती है या प्रसुप्तता होती है। इसके वो तोड़ करके इनमें अंकुरण होता है, तो अंकुरण से नए पौधे का विकास होता है। प्रकीर्णन द्वारा ये नए वातावरण में पहुंचते हैं, उनमें अनुकूली विशेषताएं होती हैं, नई जाति के विकास का आधार बनते हैं यही बीज। फल जो है परिपक्व अंडाशय होते हैं। फलों में बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, प्रकीर्णन द्वारा नए स्थानों तक पहुंचते हैं। कुछ जंतुओं के जीने का आधार फल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है
बायोपिरेसी और पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या करने को है। ये बायोपिरेसी या जैविक चोरी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये जो जैविक चोरी है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या राष्ट्र के बिना अनुमति के या बिना कोई क्षतिपूरक भुगतान किए उस देश के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपिरेसी कहलाता है। जैसे सदाबहार बिनका रोजिया पौधा जो है वो मेडागास्कर देश का पौधा है। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने उस पौधे से 2 एल्कलॉइड बिन ब्लास्टिन और बिन क्रिस्टिन प्राप्त किए जो कैंसर के उपचार में काम आते हैं। उनका पेटेंट करा करके व्यापारीकरण किया, किंतु मेडागास्कर देश को कोई भी क्षतिपूरक राशि नहीं दी। यही बायोपिरेसी है। दुनिया में 2 प्रकार के देश हैं, एक विकसित देश हैं और दूसरे विकासशील या गरीब राष्ट्र हैं। अविकसित देश, विकासशील देश के पास आर्थिक रूप से संपन्नता होती है, यानी आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनके पास परंपरागत ज्ञान नहीं होता है और न ही जैविक संसाधन होते हैं अधिक, यानी ये जैविक संसाधनों की दृष्टि से गरीब होते हैं। और दूसरी तरफ जो गरीब देश हैं उनमें जैविक संसाधन अधिक हैं और वहाँ परंपरागत ज्ञान भी अधिक है, किंतु आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। ये जो विकसित देश हैं ये चालाकी से विकासशील देशों के जो जैविक संसाधन होते हैं उनको उनकी बिना अनुमति से यूज करते हैं, उनसे भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनाते हैं। यही प्रोसेस जैविक चोरी कहलाती है। अगर ये विकसित देश, विकासशील देश या गरीब देशों के संसाधनों का यूज उनकी अनुमति से करें और उनको क्षतिपूरक राशि दें, उनको उस लाभ में भागीदार बनाएं, तो यह प्रक्रिया बायोप्रॉस्पेक्टिंग कहलाती है। अब देखते हैं कि पेटेंट क्या है। पेटेंट एक ऐसा कानून है, कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है। पेटेंट, इस पेटेंट के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार प्रदान किया जाता है। अब पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक की अनुमति के करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 5वां है। 5वां का पहला है आर्थ्रोट्रापस बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो आप इसमें बीजांड का चित्र बनाएंगे और उसका नामांकन करेंगे, फिर जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे वैसे उसके बारे में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है सहजीविता या सिम्बियासिस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सिम्बियासिस क्या है? तो यह है 2 जीवों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच यानी एल्गी और फंजाई के बीच सहजीवी संबंध होता है। शैवाल फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन का इस्तेमाल करते हैं और कवक को भी देते हैं। कवक में कवक जाल या माइसीलियम होती है जिससे जो है खनिज, लवण और जल को अवशोषित करके शैवाल को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोनों पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। जीवों या सजीवों के लक्षण जो है ये क्लास 11 के पहले चैप्टर में है, इसको यहाँ नहीं पूछा जाना चाहिए था। अगर पूछा गया है तो आप दे सकते हैं 4 लक्षण। पहला है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उनमें जनन या प्रजनन होता है, उसमें उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं। चौथा लिख दीजिए कि इसमें चेतना पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका। अब जानते हैं जो दलहनी फसलें हैं यानी लेग्यूम प्लांट्स, उनकी जड़ों में जो है गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु जो है वातावरणीय जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में फिक्स करता है। नाइट्रेट में फिक्स करने से इन पौधों को उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इनमें जो है उर्वरा शक्ति इसी के कारण होती है। ये चीज़ें इसमें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है शुक्रवाहिका उच्छेदन या वैशोक्टॉमी। यह एक प्रकार की पुरुष नसबंदी है। इसमें वासा डिफरेंस या शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। इसका एक चित्र दे करके आप समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीवी का एक विवरण दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। पादप रोग व कीटों से फसलों के बचाव के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग न करके जीवों का ही प्रयोग बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करना कीट नियंत्रण की जैव वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अब इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कपास को लेपिडोप्टेरान लार्वा से बचाने के लिए जो बीटी जीवाणु होता है उसके प्लाज्मिड को डाल करके बीटी कपास बनाई जाती है। ये एक प्रकार का बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिनजिनेंसिस जीवाणु का उपयोग करके। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ट्राइकोडर्मा कवक है, उसका उपयोग करके ये ट्राइकोडर्मा कवक प्लांट पैथोजन के प्रभावशाली नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वैक्यूलो वायरस का। ये वैक्यूलो वायरस जो होते हैं ये इन पैथोजन का उपयोग कीटों व अन्य आर्थ्रोपोड को नष्ट करने में किया जाता है। ये वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस सदस्य होते हैं, वंश के सदस्य होते हैं। ये पादपों, मैमल्स, बर्ड या अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ये केवल विशिष्ट लक्षण पर कार्य करते हैं, यानी ये एक प्रकार से स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। नर युग्मकोद्भिद विकास यानी मेल गैमेटोफाइट यानी पालन ग्रेन से पालन ग्रेन जर्मिनेशन का विकास दिखाना है। ये दूसरे चैप्टर में है, इसको वहाँ से देख सकते हैं। अगला है किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वर्णांधता है और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ये तीन दिए गए हैं, तीन में से कोई दो पर आप संक्षेप में लिख सकते हैं। जैसे पहला है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या लिखेंगे? कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वहाँ से एग्जाम्पल के रूप में, रेखा चित्र के रूप में आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में है, वहाँ से इसको आप देख करके अच्छे से लिख सकते हैं। उसमें ये बताएंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी होता है वो मेल हैप्लाइडी के तहत होती है। इसमें क्वीन जो है दो प्रकार के एक प्रोड्यूस करती है, एक अनफर्टिलाइज और एक फर्टिलाइज। जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं और वो पार्सिनोजेनेटिकली मेल को जन्म देते हैं, मेल यानी ड्रोन को। और जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो फीडिंग मटेरियल के आधार पे दो प्रकार के हो जाएंगे। यानी अगर जब उन्हें रॉयल जेली फीड कराया जाएगा तो वो क्वीन में डेवलप होंगे, और जब बी ब्रेड फीड कराया जाएगा तो स्ट्राइल वर्कर बनाएंगे। ये वाला प्रोसेस दिखा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप दिखाएंगे कि ये कैसी प्रोसेस है, ये यूनिक प्रोसेस है पहचान की, और इसकी खोज किसने की थी, और इसके जो सिद्धांत हैं वो, और इसके अनुप्रयोग बता देंगे। आनुवांशिक विकार क्या है और उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करने को पूछा गया है। तो ये आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है।
तो इसमें लिखेंगे कि जीन्स में जो म्यूटेशन के कारण गुणसूत्रों की संख्या या उनकी संरचना में बदलाव से जो विकार उत्पन्न होते हैं वे आनुवंशिक विकार कहलाते हैं। ये जन्मजात होते हैं, जन्म से होते हैं। ये विकार दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर वाले हैं उनमें कई सारे हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है। उसके बारे में उनमें से किसी एक का लक्षण दिखा सकते हैं। और जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल है उसमें जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया और मंगोली इडसी हो गया, इन सब के बारे में दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का योगदान देना है मानव कल्याण में, तो ये एक चैप्टर ही है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आप दिखा देंगे कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, दूसरा दिखा देंगे मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में। अब कृषि के क्षेत्र में आप उसमें बीटी कपास दिखा देंगे और पीड़क रोधी प्रजातियां का विकास दिखा देंगे। और चिकित्सा में दिखाएंगे इंसुलिन ह्यूमुलिन के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, ये दिखा देंगे। आगे है ये कीजिए या 2 शॉर्ट नोट्स लिखिए। 3 दिया गया है उसमें से 2, ये भी उसी चैप्टर से है। यहाँ पर दिया गया है बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, इसके प्लाज्मिड का यूज करके जो बीटी कपास या बीटी क्रॉप बनाई जाती है उसके बारे में लिखेंगे। इंसुलिन या ह्यूमुलिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाई जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, ह्यूमुलिन के बारे में। जीन थेरेपी जो फॉल्टी जीन होते हैं उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेक्ट किया जाता है, उसके बारे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां कि पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि मरोद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। अब ये पारिस्थितिक अनुकूलन में अनुकूलन को पहले ही बता दिए हैं। और मरोद्भिद पौधे में आंतरिक रचना यानी जैसे उसकी जड़ है, जड़ में जाइलम बहुत विकसित होता है, उस प्रकार के देना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर का है, पूछ लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है एलर्जी शॉर्ट नोट लिखने को, मानव जनन वाले से स्तन ग्रंथि पर, और एक क्वेश्चन आया है फूड वाले से, ये वाला 30% डिलीटेड सिलेबस का आ गया है, एकल कोशिका प्रोटीन। इस प्रकार आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जैव विविधता क्या है, एक पेज में आप इसकी परिभाषा देंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देंगे, इस शब्द को किसने दिया था उनके बारे में बताएंगे और इसके लेवल को समझाएंगे। महत्व के बारे में, इसमें वन्य जीवों के महत्व, वन्य उत्पादों के महत्व के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से आप पूरा उत्तर दे सकते हैं।